अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ की एक और पोइम द रोड नॉट टेकन के बारे में आज हम बात करेंगे। सो बिफोर गोइंग टू द पोइम लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर ऑफ द पोइम एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज रॉबर्ट फ्रोस्ट. His full name is Robert Lee Frost and he was born um, in 1874. The exact date of birth is 26th of March 1874 and he died on uh, 29th of January 1963. He was a very renowned and was a very famous American poet. So his work was initially published in England before it was published in America because अमेरिका में उसको शुरुआत में उस तरह का रिकॉग्निशन नहीं मिला, उसको उस तरह की कामयाबी नहीं मिली, तो उसने वहाँ से अपने जायदाद वगैरह बेच के वो माइग्रेट कर गया इंग्लैंड में where he was recognized as a poet and where he was very popular और उसने वहाँ पे he earned a name as well as fame for him. So he was born in San Francisco, which is Astin, USA, in California. And California is a state in America, it's considered to be the most populated state in America. So this Robert Frost attended his school at Lawrence, Massachusetts, and began writing poetry. Frost continued to write poetry, but he was unsuccessful at publishing his work. In America, he started poetry from his school days, यानी कि स्कूल के दिनों से ही उसने जो है शायरी शुरू की थी. बट मैंने पहले कहा आपको कि वो वहाँ पे उस तरह से कामयाब नहीं हो पाया एंड ही couldn't get his any sort of work published. कोई भी अपना काम जो है, कोई भी अपना लिटरेरी, चाहे वो पोएम थी या कुछ और था, उसको पब्लिश कराने में वो नाकाम रहे. सो सीकिंग बेटर लिटरेरी अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि उसका जो ये अदबी करियर था एक तरह से, तो इसका ज़्यादा मौके तलाशने के लिए, ज़्यादा चांसेस तलाशने के लिए द होल फ्रॉस्ट फैमिली सोल्ड देयर फार्म. उन्होंने अपना घर और ज़मीन जायदाद वगैरह बेची एंड दे मूव टू इंग्लैंड इन 1912. 1912 में 1912 में वो इंग्लैंड चले आए. उन्होंने इंग्लैंड माइग्रेट किया. इन इंग्लैंड Frost achieved his first literary success. His book of poems called A Boy's Will, 1913, was printed by the first English publisher that the Frost approached. So when they migrated to England, he achieved the first literary success. अपनी अदबी करियर में, अपनी अदबी ज़िंदगी में उसको पहली कामयाबी नसीब हुई क्योंकि उसकी जो पहली collection of poems था A Boy's Will 1913, it got published by the publisher whom he approached first. यानी कि वो जिस पब्लिशर के साथ इसने जाके कांटेक्ट किया, जिसके कॉरेस्पॉन्डेंस में ये जाते ही आ गया, जिसके राब्ते में ये जाते ही आ गया, वो इस काम को पब्लिश करने के लिए राजी हो गया. सो दिस वर्क इस्टेब्लिश्ड फ्रॉस्ट एज एन एमिनेंट पॉइंट. और इसी काम से उसकी एक यूरोपियन कंट्रीज़ में एक पहचान बनी. वो एक शायर के तौर पे इस्टेब्लिश हो गया, एक शायर के तौर पे वो एक कायम हो गया, उसका नाम हो गया, वो बहुत मशहूर शायर हो गया इंग्लैंड और अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ का, और साथ में फिर धीरे धीरे सारी दुनिया का. His second collection, North of Boston, was published in 1914 and also won prize. तो इसकी दूसरी कलेक्शन जो थी पोएम्स की, नॉर्थ ऑफ बोस्टन इसका नाम था, ये 1914 में पब्लिश किया गया एंड इट वॉन हिम प्राइज. और इसके इट वॉन हिम प्रेज, सॉरी प्राइज आगे जाके बात करेंगे, प्राइज भी मिला था उसके लिए, लेकिन इस काम के लिए भी इसको बहुत सारी तारीफ़ें मिली, इसको बहुत रिकग्निशन मिलने लग गया. ही वॉन द पुलित्ज़र प्राइज इन पोइट्री 4 times. ये एक जिस तरह से लिटरेरी अचीवमेंट्स के लिए दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह के इनामात दिए जाते हैं. नोबल प्राइज़ अपने बारे में सुना होगा, अल्फ्रेड नोबल के नाम पे दिया जाता है. इसी तरह पुलित्ज़र
प्राइज़ भी जो है ये एक ऑनररी प्राइज़ होता है, डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाता है. It's a award for achievements in literature, in music, in newspapers. That means in journalism. अगर ये journalism में भी कोई अच्छा काम करता है, जो journalism में भी कोई अच्छी खासी अचीवमेंट करता है, तो उसको भी ये पुलिट्जर एडवाइस, ये अवार्ड जो है, ये प्राइज़ जो है, उसको दिया जाता है. तो ये एक, जिस तरह से मैंने कहा था कि नोबेल प्राइज़ किसी के नाम पे दिया जाता है, इसी तरह से ये भी एक किंगडम ऑफ हंगरी के एक जर्नलिज्म हुआ करते थे, बहुत मशहूर जर्नलिज्म हुआ करते थे. उनका नाम था जोसेफ पुलिट्ज़र. तो ये जो जोसेफ पुलिट्ज़र थे, ये बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर पब्लिशर थे और एक बहुत ही मशहूर जर्नलिज्म थे. और ये अवार्ड जो है, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है. तो इसने ये पुलिट्ज़र प्राइज़ जो है, ये अपनी लाइफ टाइम में, अपने लिटरेरी करियर में काफ़ी बार जीता है. 4 बार जीता है इसने, 1924, 1931, 37 एंड 43 में. He wrote simply but insightfully about common ordinary experiences. यानी कि इसका काम जो था, ये इसका अदब जो था, या इसकी शायरी जो थी, या जो कुछ भी इसने लिखा था, इसमें बहुत विजन होता था, बहुत बड़ा विजन होता था इसकी शायरी में. एंड इट वाज इन अ वे अंडरस्टैंडेबल टू ऑल. इट वाज वेरी सिंपल. It was about ordinary and day-to-day happenings. It was ordinary experiences. यानी कि जिन चीज़ों को आम नज़र जो है वो नज़रअंदाज कर देती है, आम नज़र उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये उन चीज़ों को जो है इतनी खूबसूरती के साथ लिखता था कि पढ़ने में बहुत दिलकश मालूम होती थी वो. एंड his work is known to be the realistic depiction of rural life. इन चीज़ों के बारे में, बहुत ऑर्डिनरी और बहुत कॉमन चीज़ों के बारे में इन्होंने अपनी लिटरेरी करियर में लिखा है. सो द रोड नॉट टेकन पे हम बात करेंगे. टाइटल से हमें पता चलता है, दैट मीन्स द रोड विच वी हैड नॉट टेकन. सो द पोइम रोड नॉट टेकन, in a way, it symbolizes our life. The poet says that the path we don't choose in our life, the path we don't choose in our life is the road not taken. यानी कि वो रास्ता जो हमने ज़िंदगी में ना पकड़ा, जिस रास्ते पे हम ज़िंदगी में ना चले. अब ये सही किया हमने, गलत किया है, ये पोइम में आगे जाके पता चलेगा कि वो रास्ता जो हमने ना चला हो. तो इसमें जो है, इस पोइम में द पोइट describes his feelings about the choice that he had left in the past. यानी कि उसने एक चॉइस की थी, एक रास्ता पकड़ा था, एक छोड़ दिया था. अब उस रास्ते को लेके वो अपनी फीलिंग्स बताता है कि किस तरह से उसने एक रास्ता छोड़ दिया और आगे चल के जो है उसने ये सोचा कि उसको वो रास्ता लेना चाहिए था, या उसके लिए कौन सा सही रास्ता था. क्योंकि द पाथ विच वी हैव चोजन, एक ज़िंदगी के किसी भी शोबे में आता है, चाहे वो हमारी पढ़ाई का मामला हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, या किसी भी मामले में जो हम रास्ता लेते हैं, वो आगे का कोर्स ऑफ एक्शन जो है, वो हमारे फ्यूचर को जो है, हमारी डेस्टिनेशन को तय करता है. तो इसमें मैसेज क्या है, इसका लिखने का क्या मतलब है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे. हम स्ट्रेट अवे पोइम की अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं, पोइम को समझने की कोशिश करते हैं. तो this well-known poem is about making choices and the choices that shape us. मैंने पहले कहा आपको कि ये poem जो है, it's about making choices. It's about making choices in life. It's about making a right choice at the right time that shapes us, that shapes our future, that shapes our career. तो अगर सही वक्त पे सही चॉइस इंसान करता है, तो उसके आगे चल के नताइज भी जो हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे, हमारे लिए बहुत मुफीद रहेंगे. लेकिन अगर डिसीजन खुदा ना करे गलत हो गया, तो
ज़िंदगी आगे चल के वो उस डिसीजन का खमियाजा जो है, उस गलत डिसीजन का खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है इसमें कि हमें सही टाइम पे सही डिसीजन लेना चाहिए। तो कमिंग टू द पोएम, two roads diverged in a yellow boat, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So शायर एक ऐसी जगह पे है, so he was walking down the road and there was a diversion. एक रास्ते पे जा रहा था वो, इन a yellow boat, एक वो जा रहा था कहीं और वो जंगल के नज़दीक पहुंचा, और जंगल पहुंचने पे उसने देखा कि वहाँ पे डाइवर्जन है। रोड जो है दैट इज diverged into two different directions, that is separated, and it's separated and इसके दो रास्ते अलग अलग जाते हैं इन येलो बोर्ड। यहाँ पे येलो का मतलब होता है ये कलर नहीं है, बल्कि येलो का मतलब यहाँ पे है येलो वुड का वो जर्द जंगल, जिसको हम अगर लिटरेरी टर्म्स में डायरेक्टली हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे येलो का मतलब होता है जर्द, जो कि द फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, क्योंकि ये ऑटम सीजन की तरफ इशारा करता है। तो वो जो दरख्त से पत्ते गिरे हैं उनका कलर जो है वो ग्रीन से अब येलो हो चुका है। वुड मीन्स जंगल, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। सो एंड बीइंग वन ट्रैवलर, एक ट्रैवलर होते हुए, एक इंसान होते हुए मेरे सामने रास्ते दो हैं, एंड आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स एट ए टाइम। एक इंडिविजुअल है, वो दो रास्ते जाहिर है एक ही टाइम पे नहीं चल सकता, इसलिए ही हैड टू चूज वन। उसको एक रास्ता चुनना है, इसलिए ये अफसोस के साथ कहता है कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। काश मैं दोनों चल सकता, लेकिन मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल पाऊंगा। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, एंड आई वाज ओनली ट्रैवलर, एक अकेला आदमी था मैं। सो आई स्टूड फॉर ए वाइल देयर स्टैंडिंग, आई स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं वहाँ पे खड़ा रहा, एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। तो एक रास्ते को मैं काफ़ी दूर तक देखता रहा, यानी जहाँ तक मेरी वहाँ पे नज़र पहुँच सकती थी मैं इस रास्ते को देखता गया। एंड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मीन्स उर्दू में हम इसको कहते हैं झाड़ियाँ, जो घनी झाड़ियाँ होती है जंगल में, यानी कि dense growth of plants and bush and shrubs in the forest। तो कहता है कि मैं इस रास्ते को तब तक देखता रहा जब तक ये इसमें कर्व आ गया, इसमें मोड़ आ गया अंडरग्रोथ में। वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी झाड़ियाँ थी, और ये रास्ता जो है एक बेंड आ गया, इसमें एक कर्व आ गया इसके, और ये मेरी नज़रों से ओझल हो गया। हम इस स्टेंजा को दोबारा से पढ़ते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। तो क्या कहता है कि he was walking on the road and he was faced with a diversion, there were two different paths and he had to choose one out of them। इन दो रास्तों में से इसको एक रास्ता चुनना है। So the poet says that as he was one person, he could travel on only one road at a time. So he had to choose between them, between the two roads. Yellow wood here means a forest with leaves which are wearing out, which have turned yellow in color, and it also represents autumn season. So the poem, the poet kept standing there. He kept thinking there for a while at the path very carefully, and he looked at the path very carefully as far as he could. So before taking the path, he wanted to know, was it suitable for him or not. So he was able to see this path till it curved। मैंने पहले कहा था कि जब तक ये रास्ता जो है ये अंडरग्रोथ में, ये shrubs and bushes में जब तक ये गायब नहीं हुआ, ये इस रास्ते को देखता रहा।
उसके बाद क्या होता है? Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though, as for that the passing deer had warned them really about the same. Then took the other, यानी जिस रास्ते को ये देखता रहा till it curved in the undergrowth or till it bent in the undergrowth. Then he took the other, यानी कि उसने जो है दूसरा रास्ता ले लिया, जो रास्ता इसने देखा नहीं था, जिस रास्ते को ये पहले नहीं देखा, बाद वाले रास्ते को इसने चूज किया। पहले कोई देखता रहा कि अंडरग्रोथ में वो गायब हो गया, उस रास्ते पे ये नहीं गया, दूसरे रास्ते पे गया। तो इसने क्या किया? ही केप्ट ऑन लुकिंग, ये हमने पहले स्टेंजा में पढ़ा कि पहले वो उस रास्ते को देखता रहा फॉर ए लॉन्ग टाइम to think whether it was right for him or not. And then he decided and started walking on the other path because he felt that both the paths were equally good and started walking on one of them. तो इसने लिखी है then took the other just as fair. Just as fair means that the second path also looked almost the same like the first one. There seemed to be no difference between the two paths, between the two roads. इसको ज़्यादा फर्क इनमें नहीं लगा. And having perhaps the better claim. And better claim means both were offering me better options. दोनों रास्ते जो हैं मुझे ठीक ऑप्शंस दे रहे थे, यानी कि मेरी किसी भी रास्ते पे मैं चलता फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, मेरे लिए दोनों रास्ते जो हैं वो सेम थे, मेरे लिए दोनों रास्तों की ऑफ़र जो थी वो मेरे लिए सेम थी। तो शुरुआत में क्या करता है ये कि इसको लगता है कि दोनों रास्ते जो हैं वो those were equally good, and he started walking on the second road because it was grassy and wanted wear. जब ये रास्ते पे चला, जिसने चलना जब शुरू नहीं किया था, तो he thought that both the roads were grassy. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. यहाँ पे मैं इस लाइन को दोबारा से आप समझने की कोशिश कीजिए. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ये इस रास्ते के बारे में बोलता है दैट दिस ऑफर्ड मी अ बेटर चॉइस, दिस वाज अ बेटर ऑप्शन. सो उसने पहले वाला रास्ता छोड़ दिया तो दूसरा वाला रास्ते का ऑप्शन जो है इसको सही लगा, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड इट वॉन्टेड वेयर, क्योंकि इस पे ग्रास उगी हुई थी. ग्रासी मीन्स इट वाज अनयूज्ड. इट वाज ग्रासी मीन्स कि जिस रास्ते पे इंसान चले ना काफ़ी टाइम तक, वहाँ पे जाहिर है कि घास उगती रहती है और वो दूर से लगता है कि इस रास्ते पे कोई चला नहीं है. बिकॉज इट वाज ग्रासी, बिकॉज इट वाज अनयूज्ड, बिकॉज इट हैज नॉट बीन walked upon by any person, and it wanted wear means it had not been used so far by anyone. He felt that the path was better for him, the second path, so he chose it as it had grass on it, which means that it was unused. Not many number of people had walked on this path earlier. That's why the path was grassy. And wanted wear means that it was not walked over by many people. After he walked on the path for some distance, ये अगली लाइन में हम पढ़ेंगे, because it was grassy and wanted wear. Though, as for that, the passing deer had warned them really about the same. But when he walked a distance, when he walked on the same path for a while, जब वो इस रास्ते पे थोड़ी देर आगे चला, he suddenly realized that both the paths have been worn out, both the paths had been used the same way, both the paths were similar and they were both worn out. That means कि ये दोनों रास्ते जो हैं ये इस्तेमाल किए जा चुके हैं, इन रास्तों पे लोग जो हैं वो बराबर चले, यानी जितने लोग उस रास्ते पे चले हैं उतने लोग जो हैं इस रास्ते पे भी चले. Next stanza is, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So, what does the poet says here? He says that both the paths were similar that morning. Both had leaves on them, and no one had stepped on them, as they were still uh, in contact, and they were
still undisturbed there, and the leaves of the trees were undisturbed, and both that morning equally lay. And if that morning both the paths lay equally, they were unused, and no step had trodden black. यानी the leaves were not trodden by anyone, यानी उनको किसी ने कुचला नहीं था, क्योंकि ये जो ऑटम सीजन की लीव्स होती हैं उनका कलर येलो होता है और वो खुश्क होती हैं एक तरह से। जब उन पे किसी का पैर पड़ता है तो वो कुचल जाती हैं, वो क्रम्बल हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं। तो ये कहता है कि वहाँ पे कोई नहीं चला था और इनको किसी ने ट्रॉडन ब्लैक नहीं किया था, यानी उन पे पाँव डाल के उनको किसी ने तोड़ा नहीं था, रौंदा नहीं था, उस पे किसी ने निशान नहीं डाला हुआ था। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो ये कहता है कि पहले वाला रास्ता जो है ये मैंने अगली बार के लिए रखा। गो कि यहाँ पे एक हकीकत जाहिर करने की कोशिश करता है, या नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन ये भी साथ में जानता था कि आगे चलकर और नए रास्ते आएंगे, नई मंजिलें आएंगी। ये ज़िंदगी जो है ये चलने का नाम है। मैंने कहा ना, इसमें मैसेज थी, इस पोइम में बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हम एक बार जो चॉइस करते हैं उसको लेके वो चाहे सही हो या गलत हो, उसको लेके हमने आगे बढ़ना ही होता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने ये पहले वाला रास्ता जो है अगली दफ़ा के लिए रखा, लेकिन साथ में मुझे ये भी मालूम है कि आगे जाके इससे और रास्ते बनते जाएंगे और हमें आगे बढ़ते रहना होगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे कहीं ना कहीं ये भी जहन में शक हो रहा था कि पता नहीं मुझे कभी वापस मैं आ भी सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। सो though he know that he could not go back on the choice he had made. So इसी तरह से in our life we choose an option. We must keep on moving ahead with a chosen option, and we never get a chance to come back and then have other or take other option that we had left earlier. यानी कि जो रास्ता हमने पहले छोड़ा था, पीछे जाके पिछले वक्त में हम जाके फिर से वही रास्ता जो है उसको दोबारा से नहीं पकड़ सकते। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो I shall be telling this with a sigh. तो कहता है कि sigh means deep breath, मीन्स आह जिसमें भरते हैं हम, यानी कि जब कोई परेशान होता है या फिर दुखी होता है कि ज़िंदगी के किसी स्टेज पे पहुंच के, तो वो ही टेक्स डीप ब्रेथ्स, दैट मीन्स ही साइज, वो आह भरता है। हेंस हियर मीन्स ये वाली लाइन, एज एंड एज हेंस, यानी इन फ्यूचर, हियर इट मीन्स इन future. So he says that in the future he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such a point in life that there were two options for him, and he chose the road which was less traveled by. That means when he reached that diversion, he chose the road which was less traveled by, जिस पे काफ़ी कम लोग चले थे, or which had been traveled by a lesser number of people. And that particular decision, उस जंगल में, उस फॉरेस्ट में, I took the one less traveled by, and that has made all the difference. And that decision has decided my future. That decision has made all the difference. और उसकी वजह से सारा फर्क पड़ गया। यानी जो आने वाला कोर्स था, जो आने वाले रास्ते थे, वो रास्ते कैसे होंगे, वो मंजिलें कैसे होंगी, ये उस चॉइस ने, उस पर्टिकुलर चॉइस ने जो है सही वो डिसाइड किया था। तो सिमिलरली in our life we need to be very careful, very conscious while taking any decision. कोई भी फैसला करने से पहले हमें काफ़ी सोचना होगा कि ये इस वक्त का फैसला हमें आगे ले जाके कहाँ पे पहुँचाएगा। इसलिए सही टाइम पे सही फैसला करना
बहुत ज़रूरी है। तो यही मैसेज जो है ये इस पोइम में थी, दैट यू शुड बी वाइस एंड केयरफुल वाइल मेकिंग चॉइसेस, क्योंकि यहाँ पे भी हमें ज़िंदगी में कई बार कई चॉइसेस होती हैं, चाहे वो मैंने कहा करियर का मामला हो या आगे चल के आपको सब्जेक्ट चूज़ करने का मामला हो, क्योंकि एक वक्त का डिसीजन जो है ये आगे चल के हमारी ज़िंदगी को शेप करता है, हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो क्योंकि हम वापस आके दोबारा से उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ज़रूरी है कि सही टाइम पे जो है वो सही ऑप्शन चुना जाए, सही डिसीजन लिया जाए। ये हमारी लाइफ्स को सिंबलाइज करती है ये पोएम, कि जो रास्ते हम सही वक्त पे सही चुनेंगे वही हमारी डेस्टिनेशंस को, हमारे फ्यूचर को जो है डिसाइड करेगा। सो द इम्पॉर्टेंट मैसेज इज दैट द पोइट वांट्स टू गिव अस इज दैट द चॉइसेस दैट वी मेड हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर। जो जिस सही टाइम पे हम सही चॉइसेस करते हैं उनका इम्पैक्ट हमारी फ्यूचर पे, हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है। एंड इफ़ वी मेक ए रॉन्ग चॉइस वी रेग्रेट इट, हमें पछताना पड़ता है अगर गलत हमने चॉइस करी, गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन ये भी एक कुदरती अमर है, एक नेचुरल फिनोमिना है, दैट वी कैन नॉट गो बैक एंड चेंज इट, हम इसको बदल नहीं सकते। सो वी मस्ट बी वाइस एंड केयरफुल while making choices in our life. So that marks the end of this poem. अब हम we are left with the textual questions, understanding the poem. इसको हम अलग से फाइल बना के ग्रुप में शेयर करेंगे। बाय दिस आई से थैंक यू।